बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। तो वेरी सिंपल बेसिक डेफिनेशन, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड द अदर थिंग इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दो बातें मेनली आपने याद रखनी है। उसके बाद कैपेसिटर बनता कैसे है? यू मस्ट हैव टू कंडक्टर्स placed near to one another, ठीक है, separated by a vacuum or any other insulator। दो प्लेट्स हों, दोनों एक दूसरे के करीब करीब पड़ी हों लेकिन सेपरेटेड हों, या वैक्यूम हो इनके दरमियान या एयर हो या फिर कोई और इंसुलेटर जो है वो वहां पर मौजूद हो। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव से जो कनेक्ट होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और कैपेसिटर की जो टाइप्स होती हैं उसमें दोनों टाइप्स होती हैं बच्चों, फिक्स्ड कैपेसिटर्स भी होते हैं और वेरिएबल कैपेसिटर्स का भी इस्तेमाल होता है। कैपेसिटर्स का प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो बच्चों आप जब कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस करते हैं तो वहां पर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्पेस या डिस्टेंस चेंज होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। आपके मोबाइल फोन स्क्रीन पर जब आप टच करते हैं तो वहां पर बेसिकली प्रेशर सेंसर और कैपेसिटर्स लगे होते हैं। जैसे आपने अक्सर मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी में सुना होगा कैपेसिटिव टच स्क्रीन, रेजिस्टिव टच स्क्रीन, कैपेसिटिव टच स्क्रीन। तो आजकल जो यूज होती हैं वो कैपेसिटिव टच स्क्रीन यूज होती हैं। फिर ये शक्लो सूरत है थोड़ी बहुत कैपेसिटर्स की, इन्हें सिरेमिक कैपेसिटर्स भी बोलते हैं। और ये बेसिकली अंदर मेटल प्लेट्स होती हैं लेकिन बाहर से इनको अच्छी तरह आइसोलेट किया होता है ताकि हवा इनके साथ इंटरेक्ट ना कर सके। और विंडशील्ड की एग्जांपल तो आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के जरिए हम ये वाइपर्स को कंट्रोल करते हैं। और पहले वक्तों में जो कैमराज आते थे उनमें जो फ्लैश क्रिएट किया जाता था वो भी एक आप समझ लें कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करके उसको सडन डिस्चार्ज के जरिए फ्लैश क्रिएट किया जाता था। तो अब हम आते हैं बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ये हमारे पास एक बैटरी कनेक्टेड है जिसके वोल्टेज V है। ये दो प्लेट्स कनेक्टेड हैं जो आपस में d डिस्टेंस पर सेपरेटेड है और इनके दरमियान जो मीडियम है वो इस टाइम वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, और इनका जो एरिया है वो A है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चार्ज प्लेट्स के ऊपर स्टोर होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बात सीखने के बाद आप जेहन में रख लें जो भी चीजें प्रोपोर्शनल होती हैं उनके दरमियान हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। और हर ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट चीजें लाजमी होती हैं, एक उस ग्राफ की स्लोप और एक उस ग्राफ का एरिया। अब हम यहां पर आते हैं तो Q इज इक्वल टू सी वी, और Q इज इक्वल टू सी वी लिखने के बाद हम इक्वेशन बनाते हैं C इज इक्वल टू Q बाय V। दूसरी तरफ अगर हम इस ग्राफ पे देखें और इस ग्राफ की हम स्लोप फाइंड करें तो वो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर पे क्या है? चार्ज। बेस पे क्या है? वोल्टेज। तो चार्ज ओवर वोल्टेज, यहां पे क्या लिखा हुआ है? चार्ज ओवर वोल्टेज। तो ये किसके बराबर है? कैपेसिटेंस के बराबर है। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी कैपेसिटेंस। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी कैपेसिटेंस। अच्छा ये तो सीख लिया, स्लोप ऑफ द ग्राफ कैपेसिटेंस है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये आपके पास क्यू वी ग्राफ है, आपके पास कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2 बना हुआ है। नाउ इफ यू आर आस्क्ड कि इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू वाला कैपेसिटर कौन सा है, तो वेरी सिंपल के स्लोप जो कहते हैं होती है बच्चों की एंगल को भी बोलते हैं, ठीक है। एंगल इज ऑल्सो नोन एज द स्लोप। तो जिसका एंगल कम है उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, जहां एंगल ज्यादा है वहां पे कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी। ये आसान सी बात आपने याद रखनी है। तो एक तो बात होगी कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, अब मुझे आप सब बच्चों में से किसी ने भी बताना है कि व्हाट विल हैपन अगर मैं यहां से वोल्टेज को इंक्रीज करूं तो व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस। वोल्टेज इंक्रीज करने से जो कैपेसिटेंस है वो क्यों सेम रहेगी? क्योंकि बच्चों कैपेसिटेंस इस इक्वेशन का कांस्टेंट है और Q और V आपस में प्रोपोर्शनल है।
सो अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनली चार्ज भी इंक्रीज कर जाएगा एंड द कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम। अच्छा, स्लोप की बात तो हमने कर ली। इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। 1/2 परपेंडिकुलर हमारे पास क्यू और बेस है वी। अब ये जो एरिया है ये बेसिकली क्या चीज बन रही है? ये बन रही है बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो आपने दो बातें ध्यान में रख लेनी है। एक तो बेसिक सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, पहला फॉर्मूला। और फिर जो ग्राफ है क्यू और वी के दरमियान बनेगा। ग्राफ की जो स्लोप है वो कैपेसिटेंस आएगी, ग्राफ का जो एरिया है वो एनर्जी स्टोर्ड आएगा, दैट इज 1/2 क्यू वी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट स्लाइड। लेकिन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हम ये देखते हैं। अच्छा, कैपेसिटेंस का यूनिट डिस्कस कर लेते हैं वेरी सिंपली। फैरेड इसका यूनिट होता है और फैरेड किसके बराबर होता है? कूलम पर वोल्ट के। वही एक बात बुक में लिखी हुई है कि 1 फैरेड इज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, 1 फैरेड इतनी ज्यादा कैपेसिटेंस है कि अगर आपको 1 फैरेड के कैपेसिटर से बिजली का झटका लगे ना तो जिंदगी खत्म हो जाए। ये इतनी ज्यादा कैपेसिटेंस है। सो इसीलिए ये बहुत स्मॉलर यूनिट्स में कैपेसिटेंस का फैक्टर यूज होता है, माइक्रो फैरेड्स में, पिको फैरेड्स में। और सिंपली याद रखना है कि यूनिट क्या है कैपेसिटेंस का? फैरेड। अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम आता है बच्चों, वो ये कि हमने कैपेसिटेंस लिखा C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो चार्ज बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम डिफरेंट वैल्यूज के कैपेसिटर्स आखिर बना कैसे लेते हैं जब वोल्टेज और चार्ज से फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो फिर वहां पर हमारे पास आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कॉन्सेप्ट कि कैपेसिटेंस विद वैल्यू वॉल्यूम या वैक्यूम इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब चूंकि मीडियम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में आ रहा है, तो अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम भी प्लेस कर देंगे तो फॉर्मूला बच्चों क्या बन जाता है? ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी। तो क्या हम लिख सकते हैं कि सी मीडियम जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स सी वैक्यूम के तौर पे यूज हो सकता है? ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, ये जो आसान सा एक इक्वेशन बनी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि आप अपनी बुक में जो टेबल देखते हैं ना एप्सिलॉन आर का, वैसे बना होता है कि हम एक कैपेसिटर सेट करते हैं और पहले हम उसकी कैपेसिटेंस चेक करते हैं वैक्यूम से, और फिर हम उसमें जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज कर गई। तो इन दोनों की जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो हमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सी मीडियम जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स सी वैक्यूम, और पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, और ज्यादा प्रेफरेबली कर लें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है ये वैल्यू। तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे 1 से ग्रेटर वैल्यू को सी वैक्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मीडियम विल बी ग्रेटर देन सी वैक्यूम। इसके बाद आते हैं जी आखिर मीडियम प्लेस करने से। यहां तक मुझे बता दें सब बच्चे, कंफर्म कर दें, समझ आ गई सबको? ओके। अब नेक्स्ट बात आती है बच्चों कि आखिर ये पोलराइजेशन क्या है और पोलराइजेशन से आखिर कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे करती है। सो द इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आगे बढ़ने से पहले पहले आपने कॉन्सेप्ट सीखना है डाइपोल का। टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance d, they form a dipole। ठीक है, टू कॉर्नर्स के तौर पे भी आप इसको, इसका नाम याद रख सकते हैं। डाइपोल एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। P इज इक्वल टू क्यू डी। ठीक है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, और दोनों में से किसी एक का चार्ज, दोनों नहीं, किसी एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है
उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें, इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, और कूलम मीटर इसका यूनिट होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट में आगे हमने बढ़ना है बच्चों। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको जो ये एक डाइपोल नजर आ रहा है या एक डाई इलेक्ट्रिक नजर आ रहा है, ये बेसिकली इस डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं। और इस वक्त शेप में सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सर्कुलर दिखाए गए हैं आपको। सर्कुलर दिखाने का पर्पस ये है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव मॉलिक्यूल जो हैं, इनका जो सेंटर है वो एक नुक्ते पर कोइंसाइड कर रहा है। यानी लेट से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बिल्कुल इसके नीचे ही नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों के जो सेंटर ऑफ मास हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। और ये डाइलेक्ट्रिक पूरे का पूरा मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और एक्सटर्नली इस डाइपोल के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वक्त क्या है, बैरूनी तौर पर एक्सटर्नली क्या है, जीरो। तो इसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है। अच्छा जी, टू चार्जेस के दरमियान स्पेस को डाइपोल नहीं कहते। टू चार्जेस की इस पूरी सिमिट्री को डाइपोल बोलते हैं, जिसमें दोनों चार्जेस सेपरेट करके रखे गए हों। ठीक है, ये पूरा जो सिमिट्रिकल इफेक्ट है, दैट होल सिमिट्री इज नोन एज अ डाइपोल। स्पेस को डिस्टेंस ही कहते हैं। ठीक है बेटा। तो जब एक डाई इलेक्ट्रिक को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर रखा हुआ है, तो आपने उसके बारे में कुछ बातें याद रखनी है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। मैंने कहा दोनों के सेंटर्स मिल रहे हैं। और डाइलेक्ट्रिक जो है वो एज अ होल इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। एंड नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू चार्जेस। ये जो अगले दो पॉइंट्स है ना, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ आएंगे। पहला पॉइंट यही है कि अभी मैंने जिस शेप में बनाए हुए हैं, वो ये शो कर रही है कि दोनों के जो सेंटर्स हैं वो आपस में कंसाइड करते हैं। अब बच्चों, अगली बात जो हमने सीखनी है वो ये कि सबसे पहले मैं लिख रहा हूं C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। मैं फिर लिख रहा हूं क्यू बाय, और V की जगह मैं लिख रहा हूं ई डी। मुझे कंफर्म कर दें, आपको समझ आ गई ई डी फॉर्मूला कहां से है। तो ये कल वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों। तो अब आपने फोकस रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कर फील्ड पर, क्योंकि इसी ने हमें समझाना है कि आखिर पोलराइजेशन होने के बाद कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे कर जाती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इस डायग्राम पे आपने देखना है, इस डायग्राम में आपने ये देखना है कि ये डाइलेक्ट्रिक है, जिसके क्रॉस हमने पहले कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, बट अब हम वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड करने लगे हैं अप्लाई। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट है। इस पॉजिटिव प्लेट ने इन तमाम मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचना है, और इसने खींच भी लिया है। ठीक है। जब ये नेगेटिव को इस तरफ खींच लेगा, तो ये नेगेटिव प्लेट भी तो चुप नहीं बैठेगी ना, ये भी तो पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगी। तो जस्ट इमेजिन कि आप एक सर्कल को पकड़ के एक साइड से और एक इस साइड से खींचना शुरू कर दें, तो उसका जो सेंटर है वो फिर सेंट्रलाइज्ड नहीं रहेगा, वो दो डिफरेंट सेंटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो ये होगी कि आफ्टर द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन इनके सेंटर्स आपस में कंसाइड नहीं करेंगे। अच्छा, वंस दे विल नॉट कंसाइड, उसके बाद अब आपने क्या चीज देखनी। अब आप एक बात पे ध्यान दें, तो ये है बच्चों हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइट साइड की तरफ है। इन दो दरमियानी चार्जेस को एक मिनट के लिए इग्नोर कर दें, तो ओवरऑल देखें कि ये डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव है और ये डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव है। तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जो कि लेफ्ट साइड की तरफ है। सो अब यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टुवर्ड्स राइट साइड है, और एक माइनर सी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है, जो अभी क्रिएट हुई है। पहले तो कोई नहीं थी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटरनल भी जीरो था,
ई एक्सटर्नल भी जीरो था। तो आसान लफ्जों में याद रखें, अगर ई एक्सटर्नल जीरो नहीं होगा तो फिर पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल भी क्रिएट होगी, जो एक्सटर्नल को इस वक्त क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अपोज करने से चीज के मैग्नीट्यूड में क्या आता है, कमी आती है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगी तो इसकी वजह से जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो वेरी सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स, डाइलेक्ट्रिक अगर बगैर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पड़ा है तो उसके मॉलिक्यूल्स सिंपली एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहे हैं या उनके सेंटर्स कंसाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस करते हैं बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, वो पोलराइज होता है और पोलराइजेशन से उसके अपने अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करती है, और अपोजिशन की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब इस सारी कहानी को आपने कैसे याद रखना है बीइंग अ स्टूडेंट? आपने बस यही याद रखना है बच्चों, ये प्लेट है, दो प्लेट्स हैं, अगर इनके दरमियान वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और अगर इनके दरमियान हम कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो कैपेसिटेंस विल ऑलवेज इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। नो अदर जो है ना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है फर्दर याद रखने के लिए। बस आपने याद रखना है कि मीडियम की प्रेजेंस से कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करती। तो इसके बाद हम आते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की इक्वेशन आपके पास बुक में लिखी हुई है, U इज इक्वल टू 1/2 Q डेल V लिख दें या सिंपल V लिख दें। तो पहले तो अपने पास ये इक्वेशन लिख लें। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की जनरल इक्वेशन क्या है, 1/2 QV। अच्छा, ये लिखने के बाद नाउ जस्ट सपोज के एक चार्ज पार्टिकल है Q, जिस Q की वैल्यू है 1 कूलम, ठीक है, और ये जो प्लेट्स हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैंने अप्लाई किया हुआ है 100 वोल्ट। तो ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करता हुआ मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट। तो हाउ मच एनर्जी इट विल गेन, कैसे फाइंड करेंगे, जरा जल्दी से मुझे फाइंड करके बताएं। तो देखिए बच्चों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सिचुएशन पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल भी है या नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, ये सिचुएशन तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि जब किसी चार्ज को फील्ड में रिलीज कर दिया जाए तो इट एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो ये गेन करेगा उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्यू डेल वी है, यानी 1 × 100 तो जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवर्स करे फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो उसमें 1/2 का फैक्टर नहीं आएगा। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब लगेगा जब आपसे ये कहा जाए कि भाईजान कैपेसिटर की प्लेट्स 1 कूलम चार्ज स्टोर कर रही हैं जबकि दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का है। तो आप इक्वेशन लगाएंगे 1/2 1 × 100, तो तब आपका राइट आंसर कितना आएगा, 50 जॉल्स। बात समझ आ गई ये वाली? तो दोनों सिचुएशंस को कंफ्यूज नहीं करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूला से आगे एनर्जी की और कितनी डायमेंशंस निकल सकती हैं। तो बच्चों, ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम इस फॉर्मूला को दो कैटेगरीज में लेकर जा सकते हैं। एक, हम पहले तो जनरली लिख लेना 1/2 QV और 1/2 QV। वी कैन राइट Q इज इक्वल टू CV और वी कैन राइट V इज इक्वल टू Q/C। तो अगर मैं यहां पर 1/2 Q की जगह CV पुट कर दूं तो 1/2 CV स्केयर बन जाएगा।
और यहां पर अगर मैं पुट कर दूं Q/C, तो ये हमारे पास 1/2 Q²/C बन जाएगा। तो अब यहां पर हमारे पास पहले तो बहुत सी बातें सीखने को है। अगर आप इस फॉर्मूला पे ध्यान दें तो स्टोर्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस आ रही, और इस फॉर्मूला पे ध्यान दें, स्टोर्ड एनर्जी और कैपेसिटेंस का रिलेशन देखें तो स्टोर्ड एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू कैपेसिटेंस आ रही। ठीक है। तो अब अगर मुझे एक सिचुएशन दी जाती है कि मुझे फॉर्मूला बता दिया जाती है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो होता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/D, और मुझे ये कहा जाए कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस को बढ़ाया है, डिस्टेंस को बढ़ाया है, तो आप ये बताएं कि स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। हाँ जी बच्चों, आपको क्या लगता है क्या होगा? ज्यादा होगी। लेकिन देखें, डिस्टेंस बढ़ाने से तो कैपेसिटेंस ने कम हो जाना। अब कैपेसिटेंस कम होगी तो यहां पर अगर देखें तो एनर्जी स्टोर्ड कम होगी, लेकिन इसके मुताबिक देखें तो एनर्जी स्टोर्ड ज्यादा होगी। ठीक है, तो फिजिक्स का काम हमें क्लियर करना होता है, कंफ्यूज करना नहीं होता। तो अब एक बड़ी अहम बात आप सब बच्चों ने जहन में रखनी है। कैपेसिटर के क्वेश्चन में ना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी होती है वो ये है कि आइदर द बैटरी इज कनेक्टेड और द बैटरी इज डिसकनेक्टेड। ठीक है। अगर बैटरी कनेक्ट रहेगी तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस कांस्टेंट रहेगा वोल्टेज, और अगर बैटरी डिसकनेक्ट होगी तो कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस कांस्टेंट रहेगा चार्ज। ठीक है। अगर कांस्टेंट रहेगा वोल्टेज तो हम वोल्टेज वाली इक्वेशन को पिक करेंगे। अगर कांस्टेंट रहता है चार्ज तो फिर हम चार्ज वाली इक्वेशन को पिक करेंगे। सो मैंने आपको जब सिंपली बताया कि डिस्टेंस बढ़ गया है तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बेसिकली मैंने आपको क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट बताया। मैं जब तक आपको ये क्लियर नहीं करूंगा कि कैपेसिटर को मैंने रखा कैसे हुआ। अब सवाल सुने। अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स and the distance between the plates is increased, the energy stored will be। तो क्या तरतीब है? चूंकि बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो वी विल पिक दिस इक्वेशन। अब डिस्टेंस बड़ा है तो कैपेसिटेंस कम होगी तो स्टोर्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी। यहां तक बताएं, मुझे ये बात समझ आई आप सबको? और अगर स्टेटमेंट ऐसे लिखी हो, अ कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज्ड, यानी जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो जी, कैपेसिटर को हमने चार्ज कर लिया है, तो इसका मतलब है वो आपको ये बताना चाह रहा है कि अब कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस ने कम होना है, और इस सूरत में कैपेसिटेंस के कम होने से जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। बट इसमें आपको पहले ये श्योर होना चाहिए कि कैपेसिटेंस बढ़ रही है या कम हो रही है, और बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक एनर्जी का कॉन्सेप्ट? ओके। तो कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। नॉट कॉम्प्लेक्सिंग द थिंग्स, कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसका इक्विवेलेंट फार्मूला होता है 1/CE, 1/C1 प्लस 1/C2। सीरीज कॉम्बिनेशन में खास बात ये होती है कि चार्ज तमाम कैपेसिटर्स पे सेम होता है और वोल्टेज हर कैपेसिटर के क्रॉस डिवाइड होता है। ठीक है। तो यहां से हमारे पास 1/CE इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा C1 C2, ऊपर आ जाएगा C1 प्लस C2, जिसको हम सीधा कर लें अगर इक्वेशन को, तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट ओवर सम। ठीक है।
ये है सीरीज कम्बिनेशन के लिए। और सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस हमेशा हमेशा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो मैं लेट से आपको बताता हूँ कि जी ये दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं सीरीज में, 6 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। तो बताएं ए और बी के दरमियान इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है। तो आपने फटाफट क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोडक्ट ओवर सम, दोनों का प्रोडक्ट ले लें, सम ले लें। आंसर आ रहा है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये माइक्रोफैरड्स में है। तो देखें 2 माइक्रोफैरड तो हमारे सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है। उससे अगला कॉन्सेप्ट, सीई इज इक्वल टू प्रोडक्ट C1 C2 डिवाइडेड बाय सम। बच्चों फर्ज करें अगर दोनों कैपेसिटर एक जैसे हों, C1 इज इक्वल टू C2, तो दोनों का नाम सी रख दें। ठीक है, दोनों का नाम सी रख दिया, तो अब हम लिखेंगे C इज इक्वल टू सी इंटू सी डिवाइडेड बाय सी प्लस सी। इट विल बी सी स्केयर बाय 2c। आंसर विल बी सी स्केयर बाय, या सी बाय 2 आ जाएगा। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगाए सीरीज में, कैपेसिटेंस C/2। तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में लगाएंगे, कैपेसिटेंस C/3। चार लगाएंगे कैपेसिटेंस C/4। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर हम n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज में लगाएं, तो हम इसको CS लिख लेते हैं, सीरीज। तो हमारी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C/n के इक्विवेलेंट हो जाएगी। जी बच्चों, क्लियर हुई बात। तो कैपेसिटेंस सीरीज में क्या करती है, डिक्रीज करती है। और सीरीज में कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C/n। पैरेलल पे आ जाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के क्रॉस सेम क्या रहेगा, वोल्टेज, और डिवाइड क्या होगा, चार्ज। और पैरेलल में इनको ऐड करना कुछ मुश्किल नहीं है, सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दोनों एक जैसे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। और एन आइडेंटिकल हैं तो सी पैरेलल हम लिख सकते हैं एन टाइम्स ऑफ सी। तो यहां से क्वेश्चन आता है बच्चों कि हमारे पास एन कैपेसिटर्स हैं जिनको हमने पहले लगाया पैरेलल में, तो कैपेसिटेंस हो गई एन पी, एन सी। फिर हमने लगाया सीरीज में, कैपेसिटेंस होगी C/n। फिर वो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस, सी पी डिवाइडेड बाय C n, सी एस इज इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो सी से तो सी कैंसिल होगा, लेकिन एन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी पैरेलल डिवाइडेड बाय सी सीरीज इज इक्वल टू एन स्केयर बाय 1, या सिंपल एन स्केयर, या एन स्केयर रेशो 1। ये तीनों तरह से आंसर जो है वो कॉपी किया जा सकता है। समझ आई बच्चों। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। तो इस सवाल का जवाब दें जरा। कॉम्बिनेशन पैरेलल है, दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, 100 माइक्रोफैरड। 4 and 2 कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करना है, शाबाश। बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन, प्रोडक्ट ओवर सम 8/3 जो है ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करें बच्चों। हाँ जी बच्चों, इसमें आपने चार्ज फाइंड करना है, Q इज इक्वल टू CV। तो 8 5 ज़ा 40, 40 माइक्रो 10⁻⁻⁶। तो ये आपके पास कितना आंसर आ रहा है, 40 माइक्रो, बल्कि 8 5 ज़ा 40 है तो ये 50 है, तो 400 हो जाएगा। ये 4 × 10⁻⁻⁴। तो इसका ए जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो सारी बातों को समराइज करें और चीज़ों को सिंपल करें, तो Q इज इक्वल टू सी वी मेन फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q/V जस्ट एक इक्वेशन है, बट ये कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकती। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D विद वैक्यूम है, एप्सिलॉन R आ जाए तो विद मीडियम है, और मीडियम के आ जाने से कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करती है। फिर आपने याद रखना है बैटरी कनेक्टेड रहे तो वोल्टेज कांस्टेंट, बैटरी डिसकनेक्ट हो जाए कैपेसिटर से तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टोर्ड एनर्जी की मेन इक्वेशन 1/2 QV है, ये इक्वेशन हाफ CV स्केयर इफ बैटरी इज कनेक्टेड, 1/2 Q² बाय C इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड। और एक और इक्वेशन बुक में लिखी हुई है एनर्जी डेंसिटी की, 1/2
ई स्केयर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ई स्केयर का एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, कहाँ करता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में। एंड देन capacitance of parallel combination for identical is NC, for series combination it is C by N, and for the ratio CP by C series is N square by 1. And lastly, आप सबको याद है प्रोडक्ट ऑफ आरसी किसके बराबर होता है, टाइम या टाइम कांस्टेंट के। इसको यूं भी लिखा जाता है ओहम फेरेड इज इक्वल टू सेकेंड। ये बात याद रख लेनी है। दो बातों को और आपने अच्छी तरह मेमोराइज कर लेना है। 1 RC टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितने परसेंट चार्ज स्टोर कर लेता है, 63%। ये है जब चार्जिंग होती है। 1 RC टाइम में कैपेसिटर पे कितना चार्ज रह जाता है, 37% जब डिस्चार्जिंग हो रही हो। एंड लास्टली, कैपेसिटर को मैक्सिमम चार्ज या डिस्चार्ज होने में कितने टाइम कांस्टेंट्स चाहिए होते हैं, द आंसर इज 5 टाइम कांस्टेंट्स या 5 RCs आर रिक्वायर्ड फॉर अ कैपेसिटर टू गेन मैक्सिमम चार्ज और टू लूज मैक्सिमम चार्ज। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप इसको अच्छी तरह ध्यान में रख लें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, और इसमें कोई आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आपने मेरे से डिस्कस कर लेना।